ये जो जायद का मामला है, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो सेल्फ टॉट था और उसने ये कोशिश की कि वो अपने आकाओं तक या रहनुमाओं तक अपना संदेश पहुंचा सके। लेकिन मुझे ये लगता है कि उसकी जो ट्रेनिंग थी या सेल्फ ट्रेनिंग थी, अभी वो बहुत ही कमज़ोर और कच्ची थी और उसने जो भी कुछ किया, वो क्षणिक आवेश में किया। ये पहला मामला और मुकदमा जिस तरह का जो सामने आ रहा है, उसमें डायरी मेंटेन की हुई दिखाई दे रही है। ये साफ तौर पे ज़ाहिर करता है कि इसने जो भी कुछ किया, अपने आप से किया है और अपने तरीके से जो ये काम करने की कोशिश कर रहा था, उसे पता नहीं है कि एक लोन वुल्फ कैसे काम करता है और क्या करता है। मुंबई से सटे मीरा रोड के नया नगर में दो सिक्योरिटी गार्ड पर ताबड़तोड़ हमला करने के बाद एक युवक अपने घर आता है और घर आने के बाद चाकू को साफ करता है। चाकू साफ करने के बाद वो ब्लैक स्टैंडर्ड आईएसआईएस का जो ड्रेस कोड है, यानी काले रंग का वो कपड़ा पहनता है और काले रंग का कपड़ा पहनने के बाद वो तैयारी करने लगता है एक वीडियो अपलोड करने की। जी, हम बात कर रहे हैं मीरा रोड के जैब जुबैर अंसारी की, जिसने धर्म पूछकर दो सिक्योरिटी गार्ड पर जानलेवा हमला किया। वो एटीएस की गिरफ्त में है। एटीएस इस मामले की जांच कर रही है और अब तक की जांच में एटीएस को ये पता चला है कि जुबैर अंसारी आईएसआईएस की विचारधारा से इतना ज्यादा प्रभावित था कि वो खुद को लोन वुल्फ साबित करने में जुटा हुआ था। वो कोई ऐसा हमला करना चाह रहा था जो भारत की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे उसके आईएसआईएस के रहनुमा जो हैं वो देखें और उसे बचाने के लिए भारत पर आक्रमण करें। ये उसकी मंशा थी, ये उसकी विचारधारा थी। इस बारे में बातचीत करने के लिए और इस विचारधारा को और अधिक समझने के लिए हमारे साथ में अंडरवर्ल्ड और काउंटर टेररिज्म के जानकार विवेक अग्रवाल जी हैं। सर, आप बताएं कि ये जो हमला किया जुबैर अंसारी ने, उसके बाद वो घर आया, चाकू साफ किया, काले रंग का कपड़ा पहना, वो मैसेज आईएसआईएस को देना चाह रहा था। आप इस पूरे मोडस से क्या समझते हैं? मेरा ये बहुत ही साफ मानना है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो लोन वुल्फ अटैक होते हैं, उसमें दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। एक वो मॉड्यूल होता है जो कि सेल्फ टॉट होता है, यानी कि उसने खुद ये सारी घटनाएं करना और बाकी सब चीज़ें जो हैं, उसका व्यवहार में परिवर्तन, वो सब वो ऑनलाइन जो है वो टेक्स्ट देख करके या पढ़ करके या वीडियोस देख करके, मीम्स देख करके, और वो खुद सीखते हैं। दूसरा एक मॉड्यूल होता है जिसमें कि कोई उन्हें ये चीज़ें सिखाता है और वो सिखाने वाले लोग ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं। जायद की ही अगर मैं बात करूं तो जायद जो है वो कुर्ला में पहले रहा है और कुर्ला लगातार आता जाता भी रहा है। कुर्ला जो इलाका है वो आज से नहीं बल्कि पिछले 40 सालों से हमारे यहाँ का जो स्थानीय आतंकवादी गुट रहा है, सिमी, उसका गढ़ रहा है। कुर्ला में उनका एक ऑफिस भी बना हुआ रहा है और वहाँ पर इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोगों को कई बार गिरफ्तार भी मुंबई पुलिस ने या एटीएस ने समय समय पर किया है। तो ये जो जायद का मामला है, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो सेल्फ टॉट था और उसने ये कोशिश की कि वो अपने आकाओं तक या रहनुमाओं तक अपना संदेश पहुंचा सके। लेकिन मुझे ये लगता है कि उसकी जो ट्रेनिंग थी या सेल्फ ट्रेनिंग थी, अभी वो बहुत ही कमज़ोर और कच्ची थी और उसने जो भी कुछ किया वो क्षणिक आवेश में किया। और उसका जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसको हैं, असल में वो जो ये काम करना चाहता है, ये जिहाद के लिए या कौम के लिए या इसिस तक पहुंचने की उसकी जो मंशा होगी वो नहीं होगी, बल्कि उसका जो एकाकीपन है, उसका जो टूटा हुआ परिवार है, उसकी जो साइकोलॉजिकल हालात हैं, उसकी जो मानसिक हालात हैं, उनके वशीभूत उसने ये सारी हरकतें की हैं। देखिए, मैं इस मामले के अंदर एक बहुत ही साफ तौर पर चीज़ समझता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसमें इंटेलिजेंस का भी फेलियर है। न जाने क्यों मुझे बार-बार ये हमेशा लगता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने फील्ड वर्क करना बंद कर दिया है, ह्यूमन इंटेलिजेंस उन्होंने बंद कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि इस तरह के जो लड़के बच्चे हैं, जो कि किसी भी तरह कारण से जिनके दिमागों की जहर खुरानी हुई है या जो रेडिकलाइज़ हुए हैं, उन तक पहुँच नहीं बना पा रहे हैं।
नया नगर का जो इलाका है मीरा रोड का, वहाँ पर बड़े पैमाने पर रेडिकलाइजेशन के लिए कोशिशें लगातार होती रहती हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी मुस्लिम बस्ती है और वहाँ पर दर्जनों नमाज अदा करने के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं और भी तमाम तरह की वहाँ पे धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं। और यदि कभी आप रमज़ान के वक्त में वहाँ जाए तो वो पूरा इलाका बड़ा गुलजार रहता है। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ के तमाम बाशिंदे जो हैं वो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं या उस तरह की गतिविधियाँ करते हैं, लेकिन उनके बीच बीच में से कुछ लोगों को चुन करके और इस तरह की गतिविधियाँ करने के लिए तैयार किया जा सकता है, या फिर वहाँ पर बाहर से आए हुए दूसरे जो लोन वोल्फ्स हैं या जो स्लीपर सेल्स हैं वो भी रह सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी ये है कि इस तरह की जगहों के ऊपर ख़ास तौर से जहाँ पर कि लोन वोल्फ या स्लीपर सेल्स रह सकते हैं या उनकी जमावट हो सकती है, उन जगहों पर ह्यूमन इंटेलिजेंस करते रहना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और पता चली है इसके बारे में एटीएस को, क्योंकि एटीएस इस मामले की जांच कर रही है, एनआईए भी 2 दिन से इस मामले की जांच में जुट गई है कि इसने एक डायरी बनाई थी और ये जो काम करता था वो अपनी डायरी में ज़रूर लिखता था। जो इंटरनेट पे उसने सामग्री देखी या आईएसआईएस के बारे में जो नई जानकारी ली वो अपनी डायरी में लिखता था। इसने आईएसआईएस का एक झंडा बनाया था जिसके नीचे इसने कसम खाई थी कि लोन वुल्फ जो है वो वेस्ट इंडिया पर अटैक करेंगे, लोन वुल्फ तैयार हो रहे हैं और बाकी मुस्लिम युवाओं को भी ये लोन वुल्फ बनने के लिए प्रेरित कर रहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसकी जो पैटर्न है, इसके जो काम करने का और इसका जो सोचने का तरीका और नज़रिया है, ये लोन वोल्फ से और स्लीपर सेल्स से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। लोन वोल्फ अटैक में तो फिर भी एक बार ये होता है कि वो लोग अपनी पहचान उजागर करके और एक्शन करते हैं और उसको जो है बड़े गर्व से दुनिया के सामने बताते हैं और वो किसी भी संस्था के साथ यदि उनका जुड़ाव है, इस तरह के किसी संगठन के साथ आतंकवादी, तो वो उसका भरपूर प्रचार भी करते हैं। लेकिन स्लीपर सेल्स ऐसा नहीं करते। और अगर लोन वोल्फ भी होगा तो डायरी बनाना और बाकी सब काम करना आज तक कहीं भी नहीं देखा गया है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। ये पहला मामला और मुकदमा जिस तरह का जो सामने आ रहा है उसमें डायरी मेंटेन की हुई दिखाई दे रही है। ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि इसने जो भी कुछ किया अपने आप से किया है और अपने तरीके से जो ये काम करने की कोशिश कर रहा था, उसे पता नहीं है कि एक लोन वोल्फ कैसे काम करता है और क्या करता है। यानी इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, इसका कोई हैंडलर नहीं है, ये खुद सेल्फ रियलाइज हुआ है, ऐसा अब तक लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, उसके जो तौर तरीके हैं, उसका जो बिहेवियर पैटर्न है, उसको देखते हुए तो यही महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर वो लोन वोल्फ अटैक उसको करना भी था, तो मेरे ज़हन में ये बात नहीं साफ तौर पर आ पा रही है कि उसने इतने छोटे तबके के 2 लोगों को क्यों निशाना बनाया। क्योंकि अमूमन यदि कोई प्रचार और प्रसिद्धि के लिए आतंकवादी संगठन कुछ इस तरह की हरकत करता है, तो वो कोई बड़ा एक्शन करता है, बड़ी एक्टिविटी करता है। जैसे ताज होटल पे हमला करना या अक्षरधाम मंदिर पे हमला करना या बड़ी जगहों के ऊपर जा कर के और काफ़ी सारे लोगों को मार गिराना। ये जो रात को अचानक 2-3 बजे के आसपास हमला करना है और वो भी 2 बहुत ही गरीब और निहायत निचले दर्जे के समाज के लोगों के ऊपर हमला करना है, उससे उसको न तो प्रचार हासिल होना था, न ही उसके लिए कुछ और होना था। उसके लिए दुश्वारियाँ ही बढ़नी हैं, क्योंकि हत्या के प्रयास का मुकदमा तो उसके ऊपर अब चलना तय हो गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो 6 साल की उम्र में अमेरिका चला गया, 2019 में लौट करके हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान आने के बाद में, मुंबई आने के बाद में भी कुर्ला में कुछ समय रहा, उसके बाद में वो चला गया मीरा रोड रहने के लिए। मीरा रोड में रहने के दौरान जिस घर में वो रहता है, वो घर भी किसी मुस्लिम व्यक्ति का नहीं है, एक कैथोलिक व्यक्ति का, एक क्रिश्चियन व्यक्ति का है और वो खुद भी जो है पढ़ा लिखा है, केमिस्ट्री का बैचलर है और वो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, गणित की जो है ऑनलाइन कक्षाएं लिया करता था और उससे कमाई करता था। उसका शादी भी हुई एक अफ़गानी लड़की से, अफ़गानी अमेरिकन थी और ऑनलाइन ही निकाह पढ़ा उसने, उसके 2 साल के अंदर-अंदर उसका निकाह भी टूट गया। ये जो उसकी सारी की सारी ज़िंदगी दिख रही है, ये टूटा हुआ परिवार, उसका टूटा हुआ मनोबल, उसके टूटे हुए रिश्ते, उसका टूटा हुआ परिवार, हर चीज़ जो है ये इशारा कर रही है कि वो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं था और उसने अपने एकाकीपन को ख़त्म करने का ज़रिया जो है इस चीज़ को बना लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो उसने हमला किया वो सुनियोजित हमला था। 3 बजे वो रात को एड्रेस पूछता है मस्जिद का और फिर पूछता है तुम हिंदू हो,
फिर वहाँ से वो चले जाता है और 4 बजे दोबारा चाकू लेकर आता है। तो ये उसका एक कहीं न कहीं मैसेज वो अपने आकाओं को देना चाह रहा था कि मैं आपके लिए समर्पित हूँ। इस तरह का कोई मैसेज वो ज़रूर देना चाह रहा था किसी न किसी को, या हो सकता है उसके संपर्क में कोई हो, इसकी जाँच चल रही हो। 2 मामले हैं इसमें। पहली बात तो ये कि वो खुद मुस्लिम था। यदि कट्टरपंथी था, तो उसे आस-पास की तमाम मस्जिदों के बारे में ज़रूर जानकारी होगी। मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, वो भले ही 7 दिनों में 6 दिन अपने घरों में नमाज़ अदा कर लें, लेकिन जुमे के दिन, शुक्रवार को जो दोपहर की नमाज़ है, वो अदा करने के लिए वो लोग मस्जिद ज़रूर जाते हैं। तो उसे मस्जिद की जानकारी ना होना और उसके बारे में तफ्तीश करना, ये बात ज़ाहिर करता है कि उसके दिलो-दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी और हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हो और वो अपनी ज़िंदगी से परेशान होने के कारण उसने इस तरह की कोई एक्टिविटी कर ली हो। दूसरी एक जो मुझे इसमें महत्वपूर्ण बात ये दिखाई देती है कि ये जो लड़का है, ये जिस तरह का काम करने के लिए निकला था, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल कर के आती है कि जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान के जो हमारे लड़के, बच्चे केरल से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से ISIS के लिए काम करने के लिए ईरान, इराक या अन्य मुल्कों में गए हैं, वहाँ पर इनको जो है बहुत ही नीची दर्जे से देखा जाता है और जहाँ भी मौत होने की संख्या या चांसेस सबसे ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी जो ISIS के लड़ाके बनते हैं, उनको ही आगे भेजा जाता है। तो ये चीज़ जो है, अगर इसको नहीं मालूम थी और इसने उनके लिए ये सारी की सारी हरकतें की है, इसका मतलब ये निकलता है कि इस लड़के में निश्चित तौर पे दिमागी खलल था और उसने ठीक तरह से अपना रिसर्च भी नहीं किया था। बिल्कुल साफ तौर पर बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो ATS की जांच में अब तक आई है कि हमला करने के बाद उसने घर जाकर काले रंग का ड्रेस क्यों पहना, जो खून लगे हुए उसके कपड़े थे वो उसने निकालकर साइड में रखे, वो ATS ने फॉरेंसिक लैब में भेजा है। चाकू को उसने साफ किया, वो ATS ने फॉरेंसिक लैब में भेजा है। जांच के लिए कुछ दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल मिला है, मोबाइल को भी इसने फॉर्मेट कर लिया था, उसे भी लैब भेजा गया है कलीना के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो किसी के समझ में नहीं आ रही है वो ये कि आखिर इसे अगर हमला करना था, अगर ये लोन वुल्फ अटैक कर रहा था, तो इसने इतने छोटा अटैक क्यों किया? कुछ बड़ी घटना को ये अंजाम देने के फिराक में था क्या, या फिर ये देख रहा था कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना तेज है अगर कोई छोटा हमला करता है जिसके बाद वो किसी बड़े हमले की फिराक में था। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, ATS की कस्टडी में है और जांच की जा रही है कि इसके और संपर्क के कितने लोग हैं जो इसकी विचारधारा से प्रभावित हैं। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।